बच्चों हेलो। अब मैं आपको लेसन नंबर 9 बादलों को घिरते देखा है, जिसके राइटर नागार्जुन हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन के जन्म का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुई वो 1998 में यानी 1998 में इनका देहावसान हो गया। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, रत गर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। और बच्चों सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बादलों को घिरते को देखा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। बादलों को घिरते इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो बादलों का मानवीकरण किया है। अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, यह भी आप ध्यान रखना। क्या है इनकी कविता? अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल का मतलब सफेद, धवल यानी स्वच्छ, साफ स्वच्छ, गिरी में से आप जानते हैं पर्वत यानी हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं इसके आज कुछ पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को। ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के शिखरों पर, शिखर का मतलब होता है बच्चों चोटी, उन्होंने हिमालय के उज्जवल शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। बादलों को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को। मोती जैसे, तुहिन का मतलब होता है बच्चों शीतल, ठंडा जिसको कहते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब होता है बच्चों सुनहरे, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरे। क्या लिखा है कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के, मान सरोवर एक झील है, मान सरोवर झील हो जैसा आपने सुना होगा, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यानी कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि कवि ने, यानी स्वयं ने, कवि ने बादलों के मोती जैसे, लिखा नहीं कि छोटे छोटे मोती जैसे, यानी बादलों के मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंद के रूप में, लिखा नहीं ओस की बूंद यानी तुहिन कणों को, उनके शीतल तुहिन कणों को, यानी जो ओस की जो बूंद है के रूप में, ओस की जो बूंद है के रूप में मान सरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते देखा है। फिर से समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, यानी कवि के अनुसार, यानी नागार्जुन के अनुसार, कि उन्होंने अमल धवल गिरी के शिखरों यानी साफ और स्वच्छ पर्वत यानी हिमालय के उज्जवल शिखरों पर, यहाँ पे उज्जवल कह सकते हैं हम, है नहीं, सीधे सीधे आप कहेंगे कि उन्होंने हिमालय के उज्जवल शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। और कवि ने क्या देखा? कवि ने बादलों को मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंद के रूप में, ओस की बूंद के रूप में मान सरोवर के उन स्वर्णिम यानी सुनहरे स्वर्णिम कमलों पर उन्होंने, कमलों का मतलब है कमल पत्रों पर, यानी कमल पत्रों पर उन्होंने इन ओस की बूंदों को गिरते हुए देखा है। और उन्होंने बादल को, यानी पर्वत की चोटियों के ऊपर उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। आगे क्या लिखा है कि तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग का मतलब होता है बच्चों ऊंची ऊंची, तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी
हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, बच्चों तुंग का मतलब होता है ऊंची, ध्यान रखना ऊंची। तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर क्या है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झीलें स्थित हैं, अनेक झीलें स्थित है। उनके श्यामल नील सलील में, बच्चों सलील का मतलब होता है पानी यानी जल, सलील में से होता है जल। उनके श्यामल नील सलील में, यानी इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में, ध्यान से सुनेंगे, उनके श्यामल नील सलील में, यानी इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में समतल देशों से आकर, समतल देशों का मतलब है मैदानी क्षेत्रों, समतल देश का मतलब है मैदानी क्षेत्रों से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस की उमस यानी गर्मी से व्याकुल, गर्मी से, पावस की उमस यानी गर्मी से जो व्याकुल हो जाते, कौन व्याकुल हो जाते, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, यानी तिक्त मधुर विस्तंतु यानी कड़वे और मीठल कोमल तंतुओं को खोजते देखा है। किसको खोजते हुए देखा है, हंसों को, यानी जो हंस है, आगे लेकर हंसों को तिरते हुए देखा है, यानी उन पानी पर, यानी कमल नाल के भीतर। फिर से ध्यान से सुनिए कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर कई अनेक छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उन झीलों के जो शांत, वो जो गहरा जो नीला जल है, उसमें उसने मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से जो व्याकुल हो जाते हैं, जो वहाँ जो हंस जो शरण लेते हैं, मतलब उस जल में आकर जो शरण लेते हैं, कवि ने इन हंसों को, ध्यान रखना, कवि ने इन हंसों को पानी पे तैरते हुए, पानी पर तैरते हुए लिखा नहीं, हंसों को तैरते देखा है, यानी पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित, कमल नाल लिखा नहीं, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, यानी कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते उन्होंने हंस को देखा है, हंस को देखा। फिर से समझ लेंगे कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा। हंसों को तैरते देखा का मतलब है हंसों को तैरते हुए देखा। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्ज्वल शिखरों पर, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर उन्होंने अनेक झीलें देखी, यानी अनेक झीलें स्थित है, और इन झीलों के, ये कहा नहीं कि उनके श्यामल नील सलील में, यानी उन झीलों के शांत व गहरे जल में मैदानी क्षेत्रों की जो गर्मियां हैं, उससे व्याकुल जो हंस है वो वहां आकर शरण लेते हैं। और कवि ने क्या देखा, कवि ने इन हंसों को तैरते देखा, यानी पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित, लिखा है कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, कमल नाल के भीतर कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते देखा है। तंतु यानी जो रेशे होते हैं उनको वो खोजते हैं, तो उनको तंतुओं को जो खोजते देखा है। और उन्होंने, कवि ने हिमालय की चोटियों पर, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर उसने जो है बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे लिखा है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि बसंत ऋतु का मौसम था, बसंत ऋतु का मौसम था, यानी बसंत ऋतु का सुप्रभात थी, सुबह हो गई थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, हवा हल्की हल्की हवा चल रही थी, हवा बह रही थी, और बाल रुन की मृदुल किरणें, और जो प्रातःकाली में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अपनी आभा चारों ओर फैला रही थी। ध्यान से सुनेंगे कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहता है कि बसंत ऋतु के सुप्रभात में हल धीरे धीरे हवा चल रही थी, यानी मंद मंद हवा बह रही थी, और
प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों ओर फैला रही थी। आगे क्या लिखा है, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो, जिससे आसपास के शिखर यानी चोटियां स्वर्णिम से प्रतीत हो रही थी, यानी सुनहरी लग रही थी। आगे लिखा है कि एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी। यानी इस प्रातःकालीन में ऐसे मोहक वातावरण में रात्रि में विरह के अभिशाप थे। मैंने आपको बताया था बच्चों, आपको शायद ध्यान होगा कि चकवा और चकवी को एक श्राप मिला था, एक शाप मिला था कि वो रात्रि में एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इसलिए वो सुबह होने का इंतजार करते थे कि कब सुबह हो और कब हम दोनों का मिलन हो। किसका? चकवा और चकवी का, क्योंकि उनको अभिशाप मिला था। इसलिए वो रात भर क्रंदन करते रहते थे, रात भर चीखते चिल्लाते रहते थे, विलाप करते रहते थे। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी और सुबह होते ही उनका जो क्रंदन है वो सब शांत हो जाता था बच्चों। इसलिए यहाँ पे यही लिखा, ध्यान से सुनेंगे, कि एक दूसरे से विरहित होकर यानी अलग रहकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी। यानी किसको बितानी पड़ती थी? चकवा चकवी को। निशा काल से यानी एक लंबे समय से चिर अभिशाप, लंबा उनको अभिशाप मिला हुआ था बेबस उस चकवा चकवी का, यानी उस चकवा और चकवी को एक श्राप मिला हुआ था और वो एक दूसरे से अलग रहते थे। और बंद हुआ क्रंदन, यानी जब सुबह हुई तो उनका क्रंदन भी बंद हो गया, क्योंकि उनको श्राप ये मिला था कि वो रात्रि के समय एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जैसी सुबह हुई, जैसी स्वर्ण काल आया, यानी जैसी सुबह हुई और सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगी और जैसी सूर्य की किरणें जैसी सूर्य उदित होते ही उनका जो क्रंदन था, उनकी जो चीख पुकार थी, वो सब बंद हो गई। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, तीरे का मतलब होता है किनारे, फिर देखा गया, फिर क्या देखा गया कि उस महान सरोवर के नज़दीक में शैवालों की हरी चाय, यानी जो घास जो शैवाल जो है उसकी हरी दरी का मतलब होता है जो घास जो बिछी थी, उस पर वो दोनों, उन दोनों को प्रणय कलह छिड़ते देखा। यानी उनको एक दूसरे को प्रणय करते हुए यानी प्रेम करते हुए और एक दूसरे से झगड़ते हुए छिड़ते हुए दोनों को देखा। और कभी ने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर बादलों को घिरते हुए देखा। ऐसा कवि नागार्जुन कहना चाहते हैं बच्चों।